Good morning, students. So in the previous lecture, I told you about physical quantities, and we also discussed about types of physical quantities like fundamental quantity, like direct quantity, like supplementary quantity, and I also told you about units and system of units, right? So today we will discuss about supplementary quantities. So today's topic is supplementary quantities. So keep in mind that there are two supplementary quantities. Basically दो supplementary quantity होती है. जो पहला supplementary quantity होता है उसको हम बोलते हैं plane angle. क्या बोलते हैं? Plane angle. और जो दूसरा supplementary quantity होता है उसको कहा जाता है solid angle. तो one is plane angle and other one is a solid angle, right? तो पहले हम डिस्कस करते हैं प्लेन एंगल के बारे में. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेन एंगल? ध्यान रखिएगा, प्लेन एंगल हमेशा किस में होता है? टू डायमेंशन में होता है. किस में होता है? टू डायमेंशन में. मान लीजिए कोई सर्कल है और ये सर्कल का सेंटर है. कोई बंदा किसी भी इंस्टेंट पे मान लीजिए पॉइंट पी पे है. टी टाइम में वो बंदा पी से कहाँ चला गया? जेड पे चला गया. तो क्या बना? आर्क बना. क्या बना? आर्क पी जेड बना. ये आर्क पी जेड सेंटर पे जो एंगल बनाएगा थीटा, दिस थीटा इज नोन एज प्लेन एंगल. ये जो थीटा है इसको हम क्या बोलते हैं? प्लेन एंगल बोलते हैं. सर्कल किस में होता है? 2D में. तो प्लेन एंगल भी किस में होगा? आपका 2D में होगा. फार्मूला क्या आएगा? ध्यान रखिएगा, प्लेन एंगल का फार्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस. क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस. आर्क को हम डिवाइड करेंगे रेडियस से तो क्या निकल आएगा? आपका प्लेन एंगल, दैट इज थीटा, राइट? अच्छा बताइए, थीटा का मैक्स वैल्यू क्या होगा? भाई आर्क का मैक्स वैल्यू क्या हो सकता है? सर्कल का जो आर्क है उसका मैक्स वैल्यू होगा इज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. तो आर्क का जो मैक्सिमम लेंथ हो सकता है दैट वुड बी इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. वो सर्कल की सर्कमफ्रेंस की इक्वल होगा विच इज इक्वल टू 2πr. और रेडियस कितना आएगा? रहेगा तो आर ने आर को मार दिया तो थीटा का वैल्यू कितना आएगा? 2π रेडियन. तो ध्यान रखिएगा, प्लेन एंगल का जो मैक्स वैल्यू होता है वो होता है 2π रेडियन. क्या होता है? 2π रेडियन और 360 डिग्री, राइट? ध्यान रखिएगा, रेडियन को हम ऐसे भी डिनोट करते हैं. पाई के ऊपर हमने ऐसे सी का निशान लगाया, उसको बोलते हैं पाई रेडियन. क्या बोलते हैं? पाई रेडियन. सो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रेडियन? अच्छा, रेडियन क्या हो गया? रेडियन इज द SI यूनिट ऑफ प्लेन एंगल. रेडियन जो होगा वो आपका प्लेन एंगल का SI यूनिट है. तो प्लेन एंगल में रेडियन में और आपका डिग्री में क्या रिलेशन होगा? ये जो पूरा एंगल होगा इसका वैल्यू होता है आपका 360 डिग्री या फिर 2π रेडियन. तो क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे 2π रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, है ना? जो 2π रेडियन होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री होता है. सो 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना हो गया? 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री, है ना? 2π को नीचे लेके जाएंगे तो 1 रेडियन का वैल्यू कितना आएगा? 180 अपॉन में कितना आएगा? पाई डिग्री आएगा. तो कीप इन माइंड दैट 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री, राइट? तो हमारे पास एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है. तो इसके अलावा रेडियन और डिग्री के अलावा प्लेन एंगल का और भी यूनिट होता है, उसको बोलते हैं मिनट और सेकंड. क्या बोलते हैं? मिनट और सेकंड. इसको ऐसे दिखाते हैं 1 मिनट. क्या मीनिंग हुआ? 1 मिनट हो गया. इसका वैल्यू होता है 1/60 डिग्री. क्या होता है? 1/60 डिग्री. तो ध्यान रखिएगा, 1 मिनट जो एंगल होता है वो हमेशा 1/60 डिग्री की इक्वल होगा. और जो 1 सेकेंड एंगल होगा दैट इज इक्वल टू 1/60 मिनट. 1 सेकेंड जो एंगल होता है वो कितना होता है? 1/60 मिनट होता है. अच्छा, 1 सेकेंड को यदि हम डिग्री में कन्वर्ट करें तो कितना आएगा? देखिए, 1 सेकेंड में 1/60 मिनट होता है और 1 मिनट में 1/60 डिग्री होता है. तो सीधी बात है, अगर मैं इसको डिग्री में कन्वर्ट करूँगा तो मुझे इसको 1/60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट? तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1/3600 डिग्री. तो ध्यान रखिएगा, 1 सेकेंड के अंदर कितना होता है? 1/3600 डिग्री होता है. 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री हो गया
और 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/3600 डिग्री हो गया, राइट। तो हमें ये क्वेश्चन गिवन है, दिस इज द एनसीईआरटी क्वेश्चन 2.1 सोल्ड एग्जांपल। बोलता है कन्वर्ट 1 डिग्री इनटू रेडियन। हमें 1 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो बहुत सिंपल है। हम सब जानते हैं 360 डिग्री जो होता है दैट इज इक्वल टू कितना, 2 पाई रेडियन, है ना। तो 1 डिग्री कितना आएगा, 1 डिग्री का वैल्यू आएगा 2 पाई अपॉन 180 रेडियन, है ना। सो वी कैन से दैट 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई, सॉरी 360, है ना। ये कितना आएगा, 360 आएगा। तो ये आपका आएगा पाई अपॉन 180 रेडियन। तो ध्यान रखिएगा जो 1 डिग्री होता है वो कितना होता है, पाई अपॉन 180 रेडियन। तो पहला पार्ट हो गया, बहुत सिंपल है। 360 डिग्री कितना आएगा, 2 पाई रेडियन आएगा। तो 1 डिग्री कितना आएगा, 2 पाई अपॉन 360 रेडियन आएगा। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। तो ध्यान रखिएगा 1 डिग्री में पाई अपॉन 180 रेडियन होते हैं। सिमिलरली हमसे क्या पूछा है, इसका सेकंड पार्ट है, बी पार्ट है कि हमें 1 मिनट को कन्वर्ट करना है रेडियन में। 1 मिनट में कितना रेडियन होगा। तो अभी तो हमने देखा, क्या देखा कि 1 डिग्री में पाई अपॉन 180 क्या होता है, रेडियन होते हैं, राइट। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। 1 मिनट में कितने डिग्री, 1 मिनट में डिग्री होता है 1/60 डिग्री, है ना। 1 मिनट में जो डिग्री होगा कितना होगा, 1/60 डिग्री होगा। और 1 डिग्री में इतने रेडियन, तो यह आ गया 1/60 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन। तो ध्यान रखिएगा आपका जो 1 मिनट एंगल होगा उसके अंदर कितना रेडियन होगा, पाई अपॉन 60 इंटू 180। तो इन दिस वे वी कैन कन्वर्ट 1 मिनट इंटू रेडियन। ऐसे हम 1 मिनट को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका अगर वैल्यू निकालेंगे तो इसका जो वैल्यू आता है, याद रखिएगा वैल्यू आपका आएगा 2.91 इंटू 10⁻⁻⁴ रेडियन, ठीक है। कैलकुलेट कीजिएगा तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 2.91 इंटू 10⁻⁻⁴ रेडियन -4 रेडियन। दिस इज द वैल्यू ऑफ एंगल 1 मिनट इंटू रेडियन। सिमिलरली हमें क्या करना है, हमें 1 सेकेंड को कन्वर्ट करना है रेडियन में। 1 सेकेंड में कितना रेडियन होगा, हाँ जी बताइए कैसे कन्वर्ट करेंगे। हम सब जानते हैं जो 1 सेकेंड है उसके अंदर होता है 1/60 मिनट। तो ये एंगल है मिनट में। अब हम इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो हमें इसको 60 से और डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब हम क्या करेंगे, 1/60 क्या करेंगे, 1/60। अभी किसमें, डिग्री में। अभी किसमें आ गया, डिग्री में आ गया। और हम सब जानते हैं 1 डिग्री में इतना रेडियन होता है। तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसको पाई अपॉन 180 से और मल्टीप्लाई करूँगा। तो अब ये एंगल कितना आएगा, रेडियन में आ गया। इसका वैल्यू कितना आएगा, इस एंगल का वैल्यू होता है 4.85 इंटू 10⁻⁻⁶ रेडियन। ये जो कन्वर्जन है इसको आप ध्यान रखिएगा कि 1 सेकेंड के अंदर 4.85 इंटू 10⁻⁻⁶ रेडियन होता है। इसको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब ये बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। सो कीप इन माइंड दैट 1 सेकेंड एंगल इज इक्वल टू 4.85 इंटू 10⁻⁻⁶ रेडियन। सो दीज आर द यूनिट्स ऑफ प्लेन एंगल। कौन कौन सा हो गया, रेडियन हो गया, डिग्री हो गया, मिनट हो गया, सेकंड हो गया। और आपको सबका कन्वर्जन भी आना चाहिए। ये आपका सोल्ड एनसीईआरटी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2.1। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा बताइए रेडियन का डेफिनेशन क्या होगा। अगर हमें 1 रेडियन को डिफाइन करना है तो 1 रेडियन को कैसे डिफाइन करेंगे। हम सब जानते हैं थीटा जो होता है वो कितना होता है, आर्क अपॉन में क्या होता है, रेडियस होता है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर 1 रेडियन। तो यदि आर्क और रेडियस इक्वल होगा तभी थीटा कितना आएगा, 1 रेडियन आएगा। तो ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए ये आपका सर्कल है, ये मान लीजिए आपका क्या सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है। इसको हमने क्या नाम दिया, ओ नाम दिया। हमने यहाँ एक आर्क लिया, ये मान लीजिए ये आर्क है। तो इस आर्क का जो लेंथ है, इस आर्क का जो लेंथ है दैट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल।
आर्क का जो लेंथ है वो किसके इक्वल है, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो सेंटर पे जो एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड 1 रेडियन। क्लियर हुआ? तो लिखिए डेफिनेशन, 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क whose length is equal to the radius of the circle। देखिए दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड at the center of the circle by an arc whose length is equal to the radius of the circle that is called 1 radian। तो ऐसा क्या करेंगे, 1 रेडियन को डिफाइन करेंगे, राइट। तो ध्यान रखिएगा, प्लेन एंगल का डिफरेंट यूनिट होता है। कौन कौन सा होता है, रेडियन आपका सही होता है, फिर डिग्री होगा, फिर आपका मिनट होगा, फिर आपका सेकंड होगा। 1 मिनट में कितना होता है, 1/60 डिग्री होता है, और 1 सेकंड में 1/3600 डिग्री होता है। ये सारा कन्वर्जन आपको आना चाहिए। और 1 सेकंड एंगल में कितना रेडियन होगा, 1 सेकंड एंगल में हमेशा 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन होता है। ये कन्वर्जन आप ध्यान रखिएगा। और 1 डिग्री में कितना रेडियन आएगा, 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियन आएगा। जो दूसरा सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हमारे पास है उसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। ये आपने बहुत कम स्टडी किया होगा, मतलब स्टडी नहीं किया होगा, इवन सुना भी नहीं होगा। सॉलिड एंगल जो होता है हमेशा किस में होता है, 3D में होता है। किस में होता है, 3D में। जैसे प्लेन एंगल आपका 2D में होता है, वैसे ही आपका सॉलिड एंगल किस में होता है, 3D में होता है। देखिए मान लीजिए ये आपका क्या है, स्फीयर, सर्कल नहीं है, स्फीयर। ये स्फीयर का मान लीजिए क्या होगा, सेंटर हो गया। मैंने यहाँ पर एक एरिया चूज किया। क्या चूज किया, एरिया। ये वाला एरिया आपका ds है, कितना है, ds। मतलब मैंने इसका एक छोटा सा पोर्शन लिया और उस छोटे से पोर्शन का एरिया कितना, ds है। ध्यान रखिएगा ये आपका सर्कल नहीं है, स्फीयर है। और हमने जो छोटा सा पोर्शन लिया उसका एरिया कितना होगा, ds हो गया। तो इस एरिया ds ने सेंटर पे जो एंगल सबटेंड किया उसको हमने लिखा d ओम। क्या लिखा, d ओम। और r क्या है, r इज द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर। एक बार ध्यान रखिएगा, मैं फिर कह रहा हूँ, ये बेसिकली आपके पास क्या है, आपका स्फीयर है। क्या है, स्फीयर है। जैसे मान लीजिए ये एरिया आपका ds है, तो इस एरिया के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे, इस एरिया के ऊपर जितने भी क्या होंगे, पॉइंट होंगे, उन सभी पॉइंटों को मैंने क्या किया, स्फीयर के सेंटर से मीट कर दिया। तो ये जो एंगल बनेगा, देखो ये कैसा एंगल बनेगा, गोल एंगल बनेगा। इस टाइप का गोल एंगल बनेगा। तो ये जो गोल एंगल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। चलिए आपको और एग्जांपल देता हूँ। ये मान लीजिए आपका आइसक्रीम का कोन है, तो ये आपका आइसक्रीम का कोन हो गया, और ये आपका आइसक्रीम का बॉटम मोस्ट पॉइंट है। मैंने क्या किया, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसके ऊपर जितने भी पॉइंट है, क्या है, जितने भी पॉइंट है, जैसे मान लीजिए एक पॉइंट ये वाला हो गया तो मैंने इसको मीट कर दिया, एक पॉइंट वाला हो गया तो मैंने इसको मीट कर दिया, एक पॉइंट वाला हो गया तो मैंने मीट कर दिया। ये जो आप देख रहे हैं इस कोन के ऊपर जितने भी पॉइंट है, क्या है, जितने भी पॉइंट है उन सबको मैंने क्या किया, बॉटम मोस्ट पॉइंट से क्या कहते हैं, मीट कर दिया। तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे ये जो एंगल बनेगा, ये जो गोल एंगल बनेगा, क्या बनेगा, गोल एंगल। इमेजिन करो ये एंगल 3D में है, 2D में नहीं है। ये जो गोल एंगल बनेगा इसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल, राइट। ध्यान रखिएगा, फिर रिपीट कर रहा हूँ। ये आपका जो कोन है, आप सबने आइसक्रीम खाई होगी, तो जो आइसक्रीम है वो भी क्या होती है, कोन शेप की होती है। मतलब आपने कोन लिया होगा, तो मैंने क्या किया, जो कोन के ऊपर जितने भी पॉइंट हैं उन सबको मैंने बॉटम मोस्ट पॉइंट से मीट कर दिया। तो ये जो गोल एंगल बनेगा, इस गोल एंगल को हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। क्या डेफिनेशन आएगा, ये आपका जो सॉलिड एंगल होगा, डी होम, ये होता है आपका ds/r²। क्या होता है, ds/r²। ध्यान रखिएगा, डी ओम ये इसका सिंबल होता है, किसका, सॉलिड एंगल का। सो डी ओम इज इक्वल टू कितना हो गया, ds/ में क्या हो गया, r² हो गया। अच्छा ds क्या है, ds तो एरिया है। ये हमने जो छोटा सा सरफेस चूज किया उसका एरिया क्या है, ds है। और r क्या है, r इस स्फीयर का बेसिकली क्या है, रेडियस है। तो डी ओम का वैल्यू कितना होता है, ds/ में कितना आएगा, r² आएगा। चलिए आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। आप सबने फुटबॉल देखा होगा,
फुटबॉल में क्या होता है, बहुत सारे पैचेस होते हैं, है ना, और वापस में सिले होते हैं, तभी तो फुटबॉल बनता है ना। आपने देखा होगा आपका ब्लैक कलर का, ब्लू कलर का जो फुटबॉल है उसमें क्या होता है, बहुत सारे पैचेस होते हैं जो आपस में सिले होते हैं, और फिर उसके अंदर ब्लैडर होता है जिससे हमारा फुटबॉल बनता है। तो जो बहुत सारे पैचेस हैं उनमें से हमने एक छोटा सा पैच लिया, तो वो जो पैच होगा, मान लीजिए हमने इस टाइप का एक छोटा सा पैच लिया, ऐसा मान लेते हैं, और ये तुम्हारा फुटबॉल का सेंटर है, तो ये फुटबॉल का सेंटर हो गया ओ। मैंने इस पैच के ऊपर जितने भी पॉइंट है उन सबको इस ओ पॉइंट से मीट किया। क्या किया, ओ पॉइंट से मीट किया। तो यहाँ पर जो तुम्हारा एंगल बनेगा, यहाँ पर जो तुम्हारा सॉलिड एंगल बनेगा, मतलब यहाँ पर जो आपका एंगल बनेगा, गोल एंगल बनेगा डी ओम, इसको हम कहते हैं सॉलिड एंगल। क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। इसका एरिया कितना होगा, डी एस हो गया, वही रेडियस कितना हो गया, आर हो गया। तो डी ओम का वैल्यू कितना आएगा, डी एस अपॉन आर स्क्वायर। सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ सॉलिड एंगल। ध्यान रखिएगा 3D में होगा। अच्छा बताइए इसका मैक्स वैल्यू क्या होगा, सॉलिड एंगल का मैक्स वैल्यू क्या होगा। मैक्स वैल्यू निकालने हैं तो मैंने डी ओम को क्या लिखा, ओम लिखा, वैसे इसको इंडिकेट करना पड़ेगा। बट ये अभी आप समझिए कि जब छोटा एंगल था तो क्या लिखेंगे, डी ओम, बड़ा एंगल होगा तो उसको क्या लिखेंगे, ओम लिखेंगे, राइट। यहाँ पे एक काम कीजिए, हम इसने ओम ने क्या किया, दोनों साइड में इंडिकेट कर दिया। डी ओम का इंडिकेशन कितना आएगा, ओम आएगा। आप सब जानते हैं डी एक्स का इंडिकेशन एक्स होता है, डी वाई का इंडिकेशन वाई होता है, और यह 1/r स्क्वायर, आर स्क्वायर तो आपका कांस्टेंट है, बाहर आ गया, अंदर क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। अब डी एस का मैक्स वैल्यू कितना होगा इन केस ऑफ स्फीयर, है ना। स्फीयर के केस में डी एस का जो मैक्स वैल्यू होता है वो होता है 4πr स्क्वायर, है ना। स्फीयर का जो एरिया होगा वो कितना होता है, 4πr स्क्वायर। तो आपका जो सॉलिड एंगल आएगा वो कितना आएगा, 4πr स्क्वायर आएगा, और नीचे भी क्या आएगा, आर स्क्वायर आएगा, ऊपर आर स्क्वायर, नीचे आर स्क्वायर, आर स्क्वायर ने आर स्क्वायर को मार दिया तो कितना हो गया, 4π हो गया। तो सॉलिड एंगल का जो मैक्स वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 4π रेडियन। कितना आएगा, 4π रेडियन, और डिग्री में कितना होगा, डिग्री में आएगा आपका 720 डिग्री। तो ध्यान रखिएगा सॉलिड एंगल का जो मैक्स वैल्यू होता है वो होता है आपका 4π रेडियन या फिर 720 डिग्री। सॉलिड एंगल का बेसिकली यूज़ बहुत कम होता है, इसके में न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, ऑप्टिक्स में, और इसका भी यूज़ करेंगे गोस थ्योरम में +2 में। ध्यान रखिएगा, तो ध्यान रखिएगा सॉलिड एंगल का जो मैक्स वैल्यू होगा वो कितना होता है, 4π। क्या होता है, 4π। अच्छा इसका यूनिट क्या होगा, सॉलिड एंगल का यूनिट होता है स्टे रेडियन। क्या होता है, स्टे रेडियन। सॉलिड एंगल का जो SI यूनिट होता है वो क्या होता है, स्टे रेडियन होता है। क्या होता है, स्टे रेडियन। चलिए इसको डिफाइन करते हैं। हमने अभी देखा सॉलिड एंगल ओम इज इक्वल टू कितना होता है, एरिया। कैसे कर दीजिए, डी ओम इज इक्वल टू कितना होगा, डी एस अपॉन में क्या हो गया, आर स्क्वायर हो गया। ये एरिया हमने स्मॉल लिया तो डी एस होगा, जब एरिया छोटा होगा तो एंगल भी क्या होगा, छोटा होगा। तो डी ओम का वैल्यू कितना है आपका, डी एस अपॉन में कितना है, आर स्क्वायर है। तो इसका वैल्यू 1 स्टे रेडियन कब होगा, जब ये दोनों इक्वल होंगे। जब ये दोनों इक्वल होंगे तभी तो कटेंगे ना, और तभी वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। तो हम क्या बोलेंगे, 1 स्टे रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। क्या, 1 स्टे रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर by a surface whose area is equal to the square of the radius of the sphere। देखिए फिर रिपीट कर रहा हूँ, 1 स्टे रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर by a surface whose area is equal to the square of the radius of the sphere। तो ds का वैल्यू r स्क्वायर की इक्वल है, तो ऊपर भी r स्क्वायर होगा, नीचे भी r स्क्वायर होगा, मतलब ये जो एरिया है ना ये क्या होगा, दैट इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो यहाँ कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये जो है दैट इज कॉल्ड 1 स्टे रेडियन। क्या बोलेंगे इसको, 1 स्टे रेडियन, 1 स्टे रेडियन, राइट। ऐसे ये यूनिट हो गया। 1 स्टे रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, राइट, बाय ए सरफेस whose area is equal to the square of the radius of the sphere। मतलब ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसको बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो दैट इज कॉल्ड 1 स्टे रेडियन। क्या बोलेंगे इसको, 1 स्टे रेडियन, राइट। सो दिस वाज अबाउट सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज।
आगे हम स्टडी करेंगे प्रीफिक्सेस ऑफ 10। क्या स्टडी करेंगे? प्रीफिक्सेस ऑफ 10। मतलब 10 का जो पावर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? 10 का जो पावर होगा उसको हम क्या बोलते हैं, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो ये तो मुझे भी याद नहीं रहता। रिजल्ट देखिएगा, बहुत सिंपल है। ये होता है 10⁻1, ये तो मुझे याद है। 10⁻1 को बोलते हैं डेका। क्या बोलते हैं? डेका। 10⁻2 को बोलते हैं हेक्टो। क्या बोलते हैं? हेक्टो। 10⁻3 को हम बोलते हैं किलो। क्या बोलते हैं? किलो। रिजल्ट तो ध्यान रखिएगा, ये आपको याद करना पड़ेगा। 10⁻1 को हम क्या बोलेंगे? डेका बोलेंगे। सिंबल क्या आएगा? इसका सिंबल आएगा आपका DE। रिजल्ट। और हेक्टो का सिंबल क्या आएगा? स्मॉल h। किलो का सिंबल क्या आएगा? K। तो 10⁻3 को हम किलो बोलते हैं, सिंबल क्या आपका K आएगा। और फिर 10⁻6 को कहा जाता है मेगा। क्या आएगा? मेगा आएगा। सिंबल क्या आएगा? कैपिटल M आएगा। 10⁻9 को बोलते हैं गीगा। क्या बोलते हैं? गीगा। सिंबल क्या आएगा आपका? इसका सिंबल आएगा कैपिटल G। 10⁻12 इसको बोलते हैं टेरा। क्या बोलते हैं? टेरा। सिंबल क्या आएगा? सिंबल आएगा आपका कैपिटल T। फिर आएगा 10⁻15। 10⁻15 को कहा जाता है पेटा। इसका जो सिंबल आएगा वो कितना आएगा? कैपिटल P आएगा। 10⁻18 इसको बोलते हैं एक्सा। ये दिस इज द 18, इसको बोलते हैं एक्सा। सिंबल क्या आएगा? इसका सिंबल आएगा E आएगा। ठीक है, बस बहुत है। कौन सा यूज़ होता है? जनरली के लिए यही यूज़ होता है। ये भी तो यूज़ नहीं होता, ये भी यूज़ नहीं होता, ये यूज़ होता है। किलो हो गया, मेगा होगा, गीगा हो गया, ये जनरली बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। एक को ध्यान रखिएगा। चलिए को कर लेते हैं। 10⁻18 के बाद हो गया आपका 10⁻21। 10⁻21 को बोलते हैं जेटा। क्या बोलते हैं? जेटा। सिंबल क्या हो गया? इसका सिंबल आपका जेड आएगा। और लास्ट वन एक ही बचा है। 10⁻24 इसको बोलते हैं योटा। YOTA योटा। और सिंबल क्या आएगा आपका? Y आएगा। राइट, तो बस इसको ध्यान रखिएगा। 10⁻1 डेका, 10⁻2 हेक्टो, 10⁻3 किलो, 6 मेगा, 9 गीगा, 12 टेरा, 15 पेटा, 18 एक्सा, 21 जेटा और 24 कितना होगा? योटा हो गया। राइट, ऐसे यदि पावर आपका नेगेटिव में होगा तो ये होता है 10⁻−1। इसको हम बोलते हैं डेसी। क्या बोलते हैं? डेसी। क्या सिंबल आएगा? इसका सिंबल होता है आपका स्मॉल d। 10⁻−2 इसको हम बोलते हैं सेंटी। क्या बोलते हैं? सेंटी। CENTI। क्या सिंबल होगा? इसका आपका सिंबल आएगा स्मॉल c। 10⁻−3 को हम क्या बोलते हैं? मिली। सो दिस इज कॉल्ड मिली। मिली का जो सिंबल आएगा वो कितना आएगा आपका? स्मॉल m आएगा। 10⁻6 को बोलता है माइक्रो। तो ये आपका माइक्रो हो गया। माइक्रो का सिंबल आएगा म्यू। दिस इज द सिंबल ऑफ माइक्रो। 10⁻9 को बोलते हैं नैनो। क्या बोलते हैं? नैनो। आपने सुना होगा नैनो टेक्नोलॉजी। तो इसका जो सिंबल होता है वो कितना होता है? स्मॉल n। 10⁻10 इसको बोलते हैं एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम। क्या सिंबल आएगा? ए के ऊपर ऐसे गोले का निशान आएगा, दैट इज कॉल्ड एंगस्ट्रॉम। 10⁻12 10⁻12 को हम बोलते हैं पीको। क्या बोलते हैं? पीको। सिंबल क्या आएगा? सिंबल आपका क्या आएगा? P आएगा, छोटा p हो गया। और 10⁻15 10⁻15 को बोलते हैं फेमटो। क्या बोलते हैं? फेमटो। और सिंबल क्या आएगा आपका? स्मॉल f आएगा। इज़न्ट? मतलब ये सारा को रट्टा मार रहे हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। 10⁻1 क्या होगा? डेसी होगा। और आपको याद हो भी जाएगा, जैसे जैसे आप आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ये सारी यूज़ होंगे। तो 10⁻1 डेसी होगा, -2 आपका सेंटी होगा, -3 आपका मिली होगा, -6 आपका माइक्रो होगा और -9 आपका नैनो होगा। 10⁻10 आपका एंगस्ट्रॉम होगा। 10⁻12 पीको होगा। और 10⁻15 कितना होगा? फेमटो होगा। जनरली क्या होता है? मिली यूज़ होता है, माइक्रो यूज़ होता है, नैनो यूज़ होता है, एंगस्ट्रॉम यूज़ होता है। यहाँ पर आपका किलो यूज़ होगा, मेगा यूज़ होगा, गीगा यूज़ होगा, बस ये जनरली यूज़ होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इनको ध्यान रखिएगा। दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दिस विल बी, जैसे आपका ऐसे देंगे फोर्स जो है वो कितना है?
फोर्स आपका 3 किलो न्यूटन है। कितना है? 3 किलो न्यूटन। तो कितना हो गया? 3 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ऐसा मान लीजिए आपको क्या दिया, आपको दिया कि कुछ भी है, मतलब कोई भी क्वांटिटी है, जैसे एनर्जी मान लीजिए 1 गीगा जूल। कितना हो गया? 1 गीगा जूल। तो 1 गीगा का अर्थ क्या होगा? 10⁻⁹ जूल। ठीक है, तो ये सारा को क्रैम करना है, इजंट। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा एनसीईआरटी का टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ लेंथ। क्या है? मेजरमेंट ऑफ लेंथ। सो द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ एनसीईआरटी इज अ मेजरमेंट ऑफ लेंथ। मेजरमेंट ऑफ लेंथ। अब ध्यान रखिएगा, लेंथ को मेजर करने के दो तरीके होते हैं। क्या होता है? दो तरीके होते हैं। एक होता है आपका डायरेक्ट मेथड और एक होता है आपका इनडायरेक्ट मेथड। तो लेंथ को मेजर करेंगे तो उसके दो तरीके होते हैं। एक होता है आपका डायरेक्ट मेथड और दूसरा आपका क्या होता है? दूसरा आपका होता है इनडायरेक्ट मेथड। क्या होता है? इनडायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट क्या होगा, इनडायरेक्ट क्या होगा, मेरे को दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट मेथड बोले तो बाय यूजिंग स्केल, और आगे आप स्टडी करेंगे बाय यूजिंग वर्नियर कैलिपर्स, और यू कैन से बाय यूजिंग स्क्रू गेज। जैसे मान लीजिए डायरेक्ट मेथड की बात करें, हमें मेजर करना है 1 मिलीमीटर से लेके 100 मीटर तक। तो हम क्या यूज करेंगे? मीटर स्केल। क्या यूज करेंगे? मीटर स्केल। हम यूज करते हैं मीटर स्केल जब हमें मेजर करना है 1 मिलीमीटर से लेके 100 मीटर तक, तो ये हम यूज करेंगे मीटर स्केल। मान लीजिए हमें मेजर करना है 0.1 मिलीमीटर। कितना? 0.1 मिलीमीटर। मतलब इतना हमें एक्यूरेसी चाहिए। क्या चाहिए? एक्यूरेसी। तो यहाँ पर एक डिवाइस होगा। क्या होगा? डिवाइस होगा, उसको बोलते हैं वर्नियर कैलिपर्स। क्या बोलते हैं? वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है, पर मान लीजिए हमें जो एक्यूरेसी चाहिए वो हमें चाहिए 0.01 मिलीमीटर तक। कितना चाहिए? 0.01 मिलीमीटर तक हमें एक्यूरेसी चाहिए मेजरमेंट में। ठीक है, तो इसके लिए जो डिवाइस होता है उसको बोलते हैं स्क्रू गेज। क्या बोलते हैं? स्क्रू गेज। तो ये सारे बेसिकली क्या डायरेक्ट मेथड है ना। मीटर स्केल का यूज़ करें, वर्नियर कैलिपर्स का यूज़ करें, स्क्रू गेज का यूज़ करें। जैसे मान लीजिए मुझे को वायर है, उस वायर का मुझे डायमीटर निकालना है, तो डायमीटर निकालने के लिए मीटर स्केल यूज़ नहीं करेंगे, जिसका यूज़ करेंगे स्क्रू गेज का। भाई आपका वायर बहुत ही थिन होगा तो हमें एक्यूरेसी ज़्यादा चाहिएगा, तो हम क्या यूज़ करेंगे? स्क्रू गेज। सो दीज आर द डायरेक्ट मेथड, है ना। सीधा हम क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए कपड़ा मेजर करना है तो हमने स्केल लिया 1 मीटर का और उससे कपड़ा मेजर कर लिया। तो ये सारे के सारे का डायरेक्ट मेथड है। अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट मेथड की। इनडायरेक्ट मेथड बोले तो जैसे मान लीजिए ये मार्कर है और मारने वाली की बात है, मार्कर ही है। हमें इस मार्कर का रेडियस मालूम है, रेडियस मालूम होगा तो सर्कमफ्रेंस भी क्या होगा? मालूम होगा। मैंने इसके ऊपर धागा लपेटा, ठीक है, ऐसा धागा लपेटा, और मान लीजिए उस धागे के 50 टर्न है। कितने टर्न है? 50 टर्न है, राइट। अब मुझे उस धागे का लेंथ निकालना है। क्या निकालना है? लेंथ निकालना है। तो मैं क्या करूँगा? हम यूज़ करेंगे इनडायरेक्ट मेथड। तो जैसे मुझे इस पेन का क्या मालूम है? सर्कमफ्रेंस मालूम है, तो इस पेन का जो सर्कमफ्रेंस होगा वही लेंथ होगा 1 टर्न का। भाई हमें इसका क्या मालूम है? रेडियस मालूम है। रेडियस मालूम होगा तो उसका सर्कमफ्रेंस मालूम होगा। तो हमने धागे का जो 1 टर्न दिया, उस टर्न का जो लेंथ आएगा वो बेसिकली इसकी सर्कमफ्रेंस के इक्वल होगा। रिजल्ट सर्कमफ्रेंस मालूम है, तो जब हमें 1 टर्न का लेंथ मालूम है तो हम क्या करेंगे? उसको 50 से, मतलब 1 टर्न का हमें लेंथ मालूम है तो हम क्या करेंगे? मतलब 1 टर्न का लेंथ किसके इक्वल है? इसके सर्कमफ्रेंस के इक्वल है, तो उसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो धागे का लेंथ निकल आएगा, राइट। इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट मेथड। और हमारी एनसीईआरटी वाली बुक में जो +1 का एनसीईआरटी है उसमें हमें एक इनडायरेक्ट मेथड गिवन है। उस मेथड को हम बोलते हैं पैरेलैक्स मेथड। क्या बोलते हैं? पैरेलैक्स मेथड, राइट। तो पैरेलैक्स मेथड इज दैट मेथड which is used to determine the distance of distant planet or stars.
ठीक है। पैरेलैक्स मेथड बेसिकली वो मेथड होता है जिससे हम क्या करेंगे, जो बहुत दूर मान लो को स्टार है या कोई प्लेनेट है, उसका हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पैरेलैक्स मेथड का यूज़ करते हैं। या फिर मान लीजिए कोई एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी है, मान लीजिए आपका मून है, मान लीजिए आपका सन है, तो यदि हमें मून का और सन का क्या निकालना है, डायमीटर निकालना है, तो भी हम क्या करते हैं, पैरेलैक्स मेथड का यूज़ करते हैं, राइट। तो ये हम स्टडी करेंगे बिकॉज ये हमारे एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है। तो पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पैरेलैक्स। पैरेलैक्स का मीनिंग क्या होता है? हाँ जी बताइए, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पैरेलैक्स? देखिए मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास एक बंदा है, ये बंदा ऐसे जा रहा है, सपोज करो ऐसे स्ट्रेट लाइन पे ऐसे मूव कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका सपोज करो क्या मान लें, इसको तो हमने टावर मान लिया, क्या मान लिया, टावर मान लिया, क्या मान लिया, टावर मान लिया। और ये वाला जो है इसको हमने क्या मान लिया, बोलो क्या मान लें, इसको हमने बिजली का पिलर मान लिया, खंबा मान लिया। ये मान लीजिए कोई पिलर है, क्या है, कोई पिलर। वो बंदा भी यहाँ पर है, वो ऐसे मूव कर रहे हैं, ध्यान रखिए, वो बंदा यहाँ पर है, वो बंदा यहाँ से इनको देखेगा, यहाँ से इनको देखेगा तो क्या होगा, पिलर राइट साइड में होगा और टावर कहाँ होगा, लेफ्ट साइड में होगा, है ना। जो बंदा यहाँ से इन दोनों को ऑब्जर्व करेगा तो टावर कहाँ दिखाई देगा, लेफ्ट साइड में, और पिलर कहाँ दिखाई देगा, राइट साइड में, राइट। ऐसे ही होगा ना यार, जैसे मान लीजिए यहाँ देख रहे हैं तो पिलर तो आपका कहाँ होगा, राइट साइड में हो गया, और टावर आपका कहाँ होगा, लेफ्ट साइड में हो गया। अब मान लीजिए ये बंदा आपका यहाँ से यहाँ चला गया, ये बंदा आपका यहाँ से यहाँ चला गया। आप जब ये इसको देखिएगा तो टावर कहाँ होगा, टावर होगा आपका राइट साइड में होगा, और पिलर कहाँ होगा, लेफ्ट साइड में होगा। देखो जो वो यहाँ पर था तो पिलर राइट साइड में था, टावर लेफ्ट साइड में था, और जब वो यहाँ पर आ गया तो पिलर आपका लेफ्ट साइड में है और टावर आपका कहाँ पर है, राइट साइड में है। इसी को हम क्या बोलते हैं, पैरेलैक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैरेलैक्स। क्या बोलते हैं, पैरेलैक्स बोलते हैं, राइट। तो दैट इज कॉल्ड पैरेलैक्स। चलिए एक आपको एक एग्जांपल और देता हूँ जो एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है। एनसीईआरटी क्या बोलता है, जैसे मान लीजिए हमने एक बोर्ड के ऊपर एक ऐसा मार्क लगाया, ये मार्क लगाया, ठीक है, और ये पेन मेरे हाथ में है, ये पेन मेरे हाथ में है ऐसे, ठीक है। ये आपका रेफरेंस मार्क है इस बोर्ड के ऊपर, और ये पेन मेरे हाथ में है। अब मैंने क्या किया, मैंने मेरी अपनी लेफ्ट आई को क्लोज किया, मैंने क्या किया, मेरी लेफ्ट आई को क्लोज किया। मतलब आप ये ऑब्जर्व करेंगे तो आपको मतलब फील होगा, मैंने बेसिकली मेरी लेफ्ट आई को क्लोज कर लिया और राइट आई से मैं उसको देख रहा हूँ। तो मुझे ये जो पेन है, मुझे जो पेन है वो उस मार्क के लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है। दोबारा सुनिए, क्या ये आपका पेन है, मार्कर है, और ये आपका तो ये पॉइंट मैंने बोर्ड पे लगा दिया। अब मैंने अपनी लेफ्ट आई को बंद कर दिया और मैं अपनी राइट आई से इसको देख रहा हूँ, तो मुझे ये मार्कर कहाँ दिखाई दे रहा है, इस पॉइंट के लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है। अब मैंने क्या किया, मैंने अपनी जो राइट आई है उसको बंद किया, क्लोज किया, क्या किया, क्लोज किया। तो अब मुझे ये जो पेन है वो कहाँ दिखाई देगा, वो इस मार्क के राइट साइड में दिखाई देगा, ठीक है। देखिए फिर रिपीट करता हूँ, काफ़ी अच्छा ये मैंने एक मार्क मान लिया, और ये मैंने मार्कर मान लिया। तो अभी मैंने इसके पीछे ये इसको ऐसे रखा, मैंने मेरी राइट आई को क्लोज किया, क्या किया, सॉरी लेफ्ट आई को क्लोज किया, को मैं इसको राइट आई से देख रहा हूँ। तो मुझे ये जो मार्कर है इस मार्क की लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने अपने राइट आई को क्लोज किया और मैं इसको लेफ्ट आई से देख रहा हूँ। तो मुझे अब ये जो मार्कर है इस मार्क के राइट साइड में दिखाई दे रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलैक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैरेलैक्स, राइट। अब देखिएगा बेसिकली कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। लेफ्ट आई बंद करो तो कहाँ दिखाई दिया, इस मार्क के लेफ्ट में, ठीक है। फिर राइट आई बंद किया तो कहाँ दिखाई दिया, राइट आई बंद किया और लेफ्ट साइड से देख रहे हैं तो इस मार्क की कहाँ दिखा दिया, राइट साइड में दिखा दिया। इसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलैक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैरेलैक्स। ये वर्ड आपको बहुत बार सुनने को मिलेगा। जैसे आप जब ऑप्टिक्स के एक्सपेरिमेंट करेंगे, है ना, जैसे आप कॉन्वेक्स लेंस के एक्सपेरिमेंट करेंगे, करके मिरर का एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो वहाँ बेसिकली इसी पैरेलैक्स को रिमूव करना होता है। क्या होता है, पैरेलैक्स को रिमूव करना होता है। वहाँ सर आपको क्या कहेंगे, वो कहेंगे आप टिप से टिप मिला,
जो इमेज का टिप है और जो ऑब्जेक्ट का टिप है वो आपस में क्या करना चाहिए, कोइंसाइड करना चाहिए। क्या करना चाहिए, कोइंसाइड। तो ध्यान रखिएगा, दिस इज कॉल्ड पैरेलैक्स। क्या बोलते हैं उसको, पैरेलैक्स बोलते हैं। तो पैरेलैक्स मेथड क्या होता है, पैरेलैक्स मेथड इज दैट मेथड which is used to find the distance of distant objects like stars, planet from earth। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, पैरेलैक्स मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैरेलैक्स मेथड बोलते हैं, राइट। चलिए हम इसके बारे में भी कल डिस्कस करेंगे, राइट। थैंक यू, नाइस डे फॉर टुडे।